दावत नामे पर 8 बजे का वक्त लिखा हुआ था, लेकिन अब 12 बजने वाले थे। मेहमान तो सब आ चुके थे, मगर मेजबान का कहीं अता पता नहीं था। हर टेबल पर सरगोशियां हो रही थीं, लेकिन फिर एक मेहमान तंग आकर चिल्ला उठा, ये क्या तरीका है? 4 घंटे हो चुके हैं, हमें यहां बैठाया हुआ है, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। फिर उसने बाकी मेहमानों से मुखातिब होकर कहा, आप सबको इस महाराजा का इंतजार करना है तो करें, मैं घर जा रहा हूं। और फिर वो नाराज मेहमान दावत छोड़कर घर वापस चला गया। अगर आपके घर में किसी दावत पर ऐसा हो तो आपका क्या रिएक्शन होगा? यकीनन आप इस नाराज मेहमान को कॉल करेंगे, माजरत करेंगे, मनाएंगे। करना भी यही चाहिए, गलती जो आपकी है। लेकिन इस मेहमान के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। रात 1 बजे के करीब इसके घर का दरवाजा जोर जोर से बजाया जाने लगा। दरवाजा खुला तो दर्जनों सिक्योरिटी एहलकार इसके घर के बेडरूम तक घुसे चले आए। मेहमान को गिरबान से पकड़ा और फिर मारते हुए पुलिस स्टेशन ले गए। इस दावत को छोड़कर आना इस मेहमान को इतना महंगा पड़ा कि अगली सुबह इसे मुल्क ही छोड़कर जाना पड़ा। यह दिन था 2 जुलाई 1974 का। मुकाम था प्राइम मिनिस्टर हाउस। मेहमान थे साबिक वजीर और मौजूदा सफीर जलालुद्दीन अब्दुल रहीम, और मेजबान थे कायदे अवाम जुल्फकार अली भुट्टो। अगर मंजूर है तो ठीक है, नहीं मंजूर है तो जन्नत में जाए। ना मंजूर जन्नत में जाए, सुअर के बच्चे जन्नत में जाए। इस बात पर किसी को इख्तलाफ नहीं कि पीटीआई आजकल रियासती जबर और तशद्दुद की जद में है। बदतरीन मुखालिफिन भी ये बात मान रहे हैं। लेकिन एक सवाल है जो बार बार सोशल मीडिया पर उठाया जा रहा है, वो ये कि क्या ऐसा पहली बार हो रहा है? इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इस सवाल का जवाब ढूंढ सकें। मैं नहीं कहता हूं कि मुझसे गलतियां नहीं हुई है, मैं इंसान हूं। इंसान से गलतियां होती है कि जो सजा आप देने चाहते हैं वो सजा मुझे आप दें। जब भी रियासती जबर, सेंसरशिप, जुल्म का जिक्र होता है तो एक नाम लाजमी लिया जाता है। इंसान के अंदर एक ऐसी दरिंदगी का अमल हर वक्त मौजूद रहता है जो कि उभरने के लिए तैयार। पहले आदमी सिगरेट किसी से मांग के पीता है, फिर अपना खरीदता है, फिर चोरी छुपे पीता है, फिर उसको आदत हो जाती है। ये बात काफी हद तक ठीक भी है। मजहबी मुनाफरत, हुदूद कानून के सख्त इस्तेमाल और अखबारात पर पाबंदी से लेकर अवामी मुकामात पर कोड़े मारने तक जिया साहब का रिकॉर्ड काफी दागदार है। लेकिन इसे हमारी बदनसीबी कह लीजिए कि जब भी हुक्मरानों के बुरे कामों का मुवाजना किया जाता है तो कंपटीशन बड़ा सख्त नजर आता है। इस्कंदर मिर्जा से लेकर आज तक एक से बढ़कर एक मिसालें नजर आती हैं, मगर एक नाम है जो पॉपुलर मेन स्ट्रीम मीडिया में इस सारी गन से अलग थलग है। वो नाम है जिसे लिबरल्स और मजहबी तबका दोनों कायदे आजम के बाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर समझते हैं, जिसे रोशन ख्याली, तरक्की पसंदी, अवामी राज का निशान समझा जाता है। वो लीडर जिसे दुनिया से गए तो 40-50 साल गुजर गए, मगर वो आज भी जिंदा है। कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था। आज रफ्तार आपको दिखाएगा भुट्टो का ऐसा चेहरा जो आपने आज से पहले शायद कभी ना देखा हो। यकीनन भुट्टो एक बहुत बड़े लीडर थे, लेकिन क्या वो एक अच्छे लीडर भी थे? इस वीडियो में बयान किए गए तमाम वाकयात इंतहाई मुस्तनद किताबों और अखबारात की रिसर्च करके हासिल किए गए हैं, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ आप तक तमाम हकायक इंतहाई गैर जानिबदारी के साथ पहुंचाना है, ताकि आप पाकिस्तान की तारीख को मुकम्मल तौर पर समझ सकें और आने वाले दिनों में पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। 1972 की बात है। भुट्टो ने कौमी असेंबली में अपनी कमर दिखाते हुए कहा, हमने जमहूरियत के लिए बड़ी मारें खाई हैं। जिस पर जमात इस्लामी के डॉक्टर नजीर अहमद ने जवाब दिया, पीठ पर जख्म तो भागने वालों को लगते हैं, सीने पर कोई जख्म खाया है तो शौक से दिखाएं। कुछ ही दिन बाद डेरा गाजी खान में डॉक्टर नजीर अहमद को अपने ही क्लिनिक में कत्ल कर दिया जाता है। इनमें और मुजीबुर रहमान में कौन सा फर्क था? कोई फर्क नहीं था। ये मगरबी पाकिस्तान के मुजीबुर रहमान थे, वो मशरकी पाकिस्तान का मुजीबुर रहमान था। शहर की वीरान सड़कों पर एक गाड़ी चलती चली जा रही है। शादमान कॉलोनी से निकलने के बाद अब उसका रुख है अपनी मंजिल मॉडल टाउन की तरफ।
लेकिन शाह जमाल कॉलोनी के करीब एक चौराहे पर गाड़ी पर 3 तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है। ड्राइव करने वाला शख्स 34 साल का है, जिसके साथ अगली सीट पर बाप और पीछे मां और खाला बैठी हैं। वो बगैर रुके पूरी रफ्तार से गाड़ी चलाता हुआ गोलियों की बौछार से निकल जाता है। लेकिन जब उसे लगता है कि वो खतरे से बाहर निकल गया है, तब पता चलता है कि बाप को गोली लग गई है और वो बुरी तरह जख्मी है। हवास पर काबू रखते हुए वो गुलबर्ग के एक अस्पताल पहुंचता है, लेकिन इसकी हर कोशिश बेकार जाती है। 71 साला बाप कुछ देर बाद दम तोड़ देता है। मरने वाले शख्स का नाम था मोहम्मद अहमद खान कसूरी। 71 की जंग के बाद एक नया पाकिस्तान जन्म ले चुका था, भुट्टो का पाकिस्तान। ये पहली जमहूरी तौर पर इलेक्टेड हुकूमत थी। भुट्टो अय्यूब खान को डैडी कहते थे, इसीलिए डिक्टेटरशिप उनके सियासी डीएनए में शामिल थी। मगर सियासी पार्टियों में फौज जैसा डिसिप्लिन नहीं होता, इसलिए भुट्टो का भी अपने साथियों से इख्तलाफ बढ़ता जा रहा था। और पार्टी में मौजूद उन्हीं मुखालिफिन में से एक थे मोहम्मद अहमद खान कसूरी, जिनका उस रात भयानक अंदाज में कत्ल होता है। लेकिन वो अकेले नहीं, ख्वाजा साद रफीक के वालिद ख्वाजा मोहम्मद रफीक, आफ्ताब अहमद शेरपाव के भाई हयात मोहम्मद खान शेरपाव, महमूद खान अचकजई के वालिद अब्दुस्समद अचकजई और जमात इस्लामी के डॉक्टर नजीर अहमद समेत 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे सियासी रहनुमा हैं जो भुट्टो के दौरे हुकूमत में कत्ल किए गए। वली खान को मालूम है, अगर हम कोशिश करते तो हम इतने अंधे और कारे नहीं है कि हम अपने निशान को नहीं लगा सकते थे। कुछ महीने गुजर गए और मार्च 1975 आ गया, जब तहरीक इस्तकलाल के चेयरमैन असगर खान पर एक हमला हुआ। तहकीकात हुई, एफआईए कातिलों को ट्रेस करते करते एफएसएफ तक पहुंच गई। आप सोच रहे होंगे कि ये एफएसएफ क्या बला है? जी हाँ, ये वाकई एक बला थी। ये थी भुट्टो की बनाई गई फेडरल सिक्योरिटी फोर्सेस। नाम तो मंशियात और स्मगलिंग के खात्मे का लिया गया, लेकिन इसका असल काम था भुट्टो के मुखालिफिन पर नजर रखना। तकरीबन 20,000 लोग इस फोर्स का हिस्सा थे, मगर एफएसएफ सिर्फ नजर नहीं रख रही थी, वो भुट्टो की नजर में खटकने वाले हर कांटे को भी हटाती जा रही थी। दिन है 20 दिसंबर 1972 का। बचे कुछ पाकिस्तान पर पीपल्स पार्टी के इक्तदार का पहला साल मुकम्मल हुआ, जिस पर अपोजिशन यौम सियाह मनाने का ऐलान करती है। लाहौर में भी एक जुलूस निकाला गया, जिसमें शिरकत के बाद ख्वाजा मोहम्मद रफीक घर वापस जा रहे थे कि इन पर भी कातलाना हमला हो गया और वो भी जान से चले गए। इल्जाम लगा एफएसएफ पर। मार्च 1973 आया, अब वली खान पर कातलाना हमला होता है। वो और अजमल खटक बाल बाल बचते हैं। इल्जाम फिर एफएसएफ पर। 2 दिसंबर 1973 को अब्दुस्समद अचकजई के घर पर दस्ती बम हमला होता है, वो जान से चले जाते हैं। इल्जाम दोबारा एफएसएफ पर। ये जितने भी लोग थे सब मुख्तलिफ जमातों के थे, मुख्तलिफ नजरियात रखने वाले, मुख्तलिफ इलाकों के रहने वाले, लेकिन सब में एक चीज कॉमन थी, ये कि वो सब जुल्फकार अली भुट्टो के बड़े मुखालिफ थे। एक के बाद दूसरा सियासी रहनुमा मरता जा रहा था, लेकिन भुट्टो पर कौन उंगली उठाता? ये तो चले सियासी मुखालिफिन थे, भुट्टो की तलवार तो अपनों पर भी चली। काबीना के वजीरों और करीबी साथियों के लिए भुट्टो की दावत है। दावतनामे पर वक्त लिखा है ठीक रात 8 बजे। तमाम ही मेहमान वक्त पर पहुंच गए हैं, लेकिन ये क्या, रात के 12 बज चुके हैं, लेकिन भुट्टो साहब का कुछ अता पता नहीं। सब वजीर, अमीर, कबीर सर झुकाए बैठे हैं, लेकिन एक शख्स की बर्दाश्त की हद खत्म हो गई। वो उठता है और जोर से चिल्लाता है, आप लोग महाराजा लाड़काना का इंतजार करें, मैं चला। जी हां, ये वही थे जलालुद्दीन अब्दुल रहीम, मशहूर थे जे.ए. रहीम के नाम से। पीपल्स पार्टी के बंगाली रहनुमा, सोशलिस्ट नजरियात रखने वाले पार्टी बानियों में से एक। वो मोहम्मद अली बोगरा की हुकूमत में फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे। जब 30 नवंबर 1967 को जुल्फकार अली भुट्टो ने अपनी पार्टी बनाई, तो इस नई पार्टी का दस्तूर जे.ए. रहीम ने ही बनाया था। ये जो नारा था ना, इस्लाम हमारा मजहब, जमहूरियत हमारी सियासत, सोशलिज्म हमारी मईशत और ताकत का सरचश्मा अवाम, ये नारा भी जे.ए. रहीम ने ही बनाया था। और जब भुट्टो की हुकूमत कायम हुई
تو دفاعی پیداوار کے وزیر بھی بنے۔ کہتے ہیں کہ بھٹو تو ڈکٹیٹر ہے، اور جو یہ باقی ہیر پھیر ہے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہیری پھیری نہیں چلے گی۔ جس زمانے میں بنگلہ دیش بن جانے والے مشرقی پاکستان میں مجیب الرحمان کے آمرانہ اسٹائل پر تنقید ہو رہی تھی، بالکل اسی زمانے میں پاکستان میں بھٹو کا انداز بھی یہی تھا، جس سے جے اے رحیم بالکل مطمئن نہیں تھے۔ انہوں نے اختلاف کیا اور کھل کر کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں وزارت سے نکال دیا گیا اور سفیر بنا کر فرانس بھیج دیا گیا۔ وہ اچانک وطن واپس آئے اور اس اجلاس میں بھی پہنچ گئے، جہاں سے وہ غصے میں نکل تو آئے، لیکن ان کی یہ حرکت بھٹو کو بالکل پسند نہیں آئی۔ رات 1 بجے ایف ایس ایف کے اہلکار ان کے گھر میں گھس گئے، پہلے دروازہ پیٹا اور پھر جے اے رحیم کو، اور خون میں لت پت حالت میں تھانے پہنچا دیا۔ اگلے روز وہ ملک ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ جے اے رحیم اکیلے نہیں تھے، پیپلز پارٹی کے دوسرے کئی رہنماؤں کے ساتھ بھی ایسے ہی واقعات پیش آئے۔ معراج محمد خان پیپلز پارٹی کے ایک بہت اہم رہنما تھے، اتنے اہم کہ ایک بار بھٹو نے کہا میرا جانشین معراج محمد خان ہے، لیکن ان سے بھی اختلاف ہوئے، جو بڑھتے ہی چلے گئے، یہاں تک کہ انہیں بھی جیل بھجوا دیا۔ پھر مختار رانا جو فیصل آباد سے رکن قومی اسمبلی تھے، انہیں تو فوجی عدالت سے 5 سال قید کی سزا بھی دلوا دی، اسمبلی کی رکنیت بھی چلی گئی اور ملک بھی چھوڑ دیا۔ یہ تو تھے سیاستدان، مگر صحافی بھی بھٹو کے فاشزم کا بہت نشانہ بنے۔ ایوب خان کے دور میں ایک ادارہ بنایا گیا تھا، نیشنل پریس ٹرسٹ۔ اگلے ڈکٹیٹر یحییٰ خان نے بھی اسے قائم رکھا۔ پیپلز پارٹی کا دور آیا تو اسے ختم ہونا چاہیے تھا، لیکن بھٹو نے اسے اپنے پولیٹیکل مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ پہلے تو حکومت پر تنقید کرنے والے تمام اخباروں اور رسالوں کے اشتہارات بند کر دیے گئے۔ پھر صحافیوں کی پکڑ دھکڑ بھی شروع ہو گئی۔ اعجاز حسن قریشی، الطاف قریشی اور حسین تقی جیسے بڑے صحافی جیلوں میں ڈال دیے گئے۔ ڈان جسارت اور کئی اخباروں کے ایڈیٹر بھی گرفتار ہوئے۔ ایڈیٹر ڈان الطاف گوہر کو بھی قید کر لیا گیا۔ وہ ویسے ایک بیوروکریٹ تھے، لیکن لکھتے بہت اچھا تھے۔ ایک بار کراچی میں ان کی بھٹو سے ملاقات ہوئی، جس میں دونوں کی انبن ہو گئی۔ یہی ٹینشن بعد میں تاشقند میں بھی نظر آئی، جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان معاہدہ ہوا تھا اور بھٹو وزیر خارجہ تھے۔ الطاف گوہر 1969 میں ریٹائر ہوئے اور پھر صحافت جوائن کر لی۔ وہ مشہور اخبار ڈان کے ایڈیٹر بنے، جس میں ایک دن یہ اداریہ چھپا، ماؤنٹینز ڈونٹ کرائے۔ نشانہ تھی بھٹو کی خراب پالیسیاں۔ پھر کیا تھا، بھٹو نے اگلے پچھلا سارا حساب برابر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسی رات پولیس الطاف گوہر کے گھر میں داخل ہو گئی، ان کے بیڈ روم میں گھسی، گھسیٹتے ہوئے باہر نکالا اور جیل میں ڈال دیا۔ سندھی اخبار مہران کے سید سردار علی شاہ بھی گرفتار ہوئے۔ ان کا اخبار تو 6 مہینے تک بند بھی رہا۔ صحافیوں کو دیوار سے لگا دیا گیا اور سرکاری ٹاؤٹ اخباروں کو کھلی آزادی دے دی گئی۔ پیپلز پارٹی آج جمہوریت کی سب سے بڑی چیمپئن بنتی ہے۔ پاکستان کی جمہوریت بھی ترقی کر سکتا ہے۔ کل بھی ایسا ہی تھا، کیونکہ ہم جمہوریت کے قائل ہیں۔ تب بھی ان کے لیے ڈیموکریسی بیسٹ ریونج تھا، لیکن یہ ریونج دھونس، دھمکی، مخالفین کو دبانے اور کچلنے سے لیا جاتا۔ اس لیے احمد خان قصوری کا کیس بھی اکتوبر 1975 میں بند کر دیا گیا۔ لیکن کب تک بند رہتا؟ بالآخر بھٹو کی حکومت کا خاتمہ ہوا، ملک میں ایک بار پھر مارشل لاء لگ گیا۔ پہلا حکم ہی ایف ایس ایف کے خاتمے کا تھا، اور 20 دن بعد 24 جولائی 1977 کو ایف ایس ایف کے 2 اہلکار گرفتار ہوتے ہیں جو اعتراف جرم کرتے ہیں۔ پھر گرفتاریوں کا سلسلہ ہی چل پڑتا ہے، کئی وعدہ معاف گواہ بنتے ہیں، یہاں تک کہ ذوالفقار علی بھٹو بھی گرفتار کر لیے جاتے ہیں۔ محمد احمد خان قصوری قتل کیس میں انہیں سزائے موت ہو جاتی ہے، جس پر 4 اپریل 1979 کو عمل درآمد ہوتا ہے۔ اس پھانسی کو آج تک عدالتی قتل کہا جاتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ کا اتنا بڑا واقعہ ہوا اور ملک میں کوئی بڑی تحریک برپا نہیں ہوئی، کیوں؟ شاید اس لیے کہ لوگ بھٹو دور دیکھ چکے تھے، بلکہ اس میں اتنا کچھ دیکھ چکے تھے کہ یہ ظلم بھی انہیں بہت چھوٹا لگ رہا تھا۔ پاکستان میں برٹش ہائی کمشنر تھے سر موریس جیمز۔ ایک بار انہوں نے لکھا تھا، میرے خیال میں بھٹو دوسرے لوگوں کی عزت اور قدر نہیں کرتے۔ میں نے یہ بات ان کی سنگ دلی کی وجہ سے محسوس کی۔ ان کے بھیجے گئے تحفوں کے باوجود میں نے جان لیا تھا کہ ایک دن بھٹو خود کو برباد کر کے رہیں گے۔
کب اور کیسے یہ میں نہیں بتا سکتا۔ 1965 میں برٹش ہائی کمشنر کی حیثیت سے میں نے پاکستان سے جو آخری خطوط بھیجے تھے ان میں سے ایک میں لکھا تھا کہ بھٹو پیدا ہی پھانسی گھاٹ کے لیے ہوئے ہیں۔ 14 سال بعد یہ بات درست ثابت ہوئی۔